आज संसार ये देख रहा है कि कहीं भी किसी कोने में भी जब जातियों के साथ देशों के साथ जुल्म किया जाता है तो उसका असर खुद बखुद जाकर जुल्म करने वालों पर और उनके पड़ोसियों पर पड़ता है। पिछली दो बड़ी लड़ाइयों ने ये जाहिर कर दिया है। अब दुनिया के बड़े बड़े नेता इस तरफ ध्यान दे रहे हैं कि हमें इस तरह की फिर तीसरी लड़ाई से बचने के लिए, दुनिया को एक नए रास्ते पर लाने के लिए, दुनिया को एक स्वर्ग जिन्नत बनाने के लिए, दुनिया को ऐसी जगह बनाने के लिए जहां से कि आपस की लड़ाइयां दूर हों, जहां इंसान इंसान एक दूसरे का खून न बहावे, जहां अमीर और गरीब का गहरा फर्क न हो, जहां सबको भोजन मिले, सबको आसाइश से मामूली तरह से रहने की सुविधाएं मिलें, जहां सब बच्चों को शिक्षा का अधिकार हो, जहां दिन पर दिन सतह रहने का हमारा तल, हमारा आध्यात्मिक रूहानी तल बढ़ता जाए। दुनिया के बड़े बड़े विचारवान ये देख रहे हैं कि उस तल तक पहुंचने के लिए, उन कीचड़ों से हटने के लिए जिनमें दुनिया अब तक रेंगती रही है, और ऊंचा होने के लिए यह जरूरी है कि हम एक ऐसे विधान को दुनिया में लावें कि जिसमें सब संसार के देशों को बराबरी का अधिकार मिले। ये सामने दुनिया उधर जा रही है, दुनिया की शक्तियां उधर जा रही हैं। हम भी दुनिया में रहकर उससे बच नहीं सकते। हम उसका, उन शक्तियों का स्वागत करते हैं। हमारे देश की ऊंची भावनाएं सदा से ऐसी ही रही हैं। यह बात हिंद के बारे में, भारत के बारे में खास तौर पर कही जा सकती है कि हमने अपने कुल तारीख में, अपने इतिहास में इस बात की कोशिश नहीं की कि हम जबरदस्ती दूसरे मुल्कों में जा जाकर उनको अपने कब्जे में करें और उनसे फायदा उठाकर हम अपनी जनता के पास कुछ रोटी पहुंचाने का इंतजाम करें। हमारी कोशिशें हमेशा, हमारे इतिहास में हिंदुस्तान एक खास मुल्क है, शायद एक ही मुल्क है जहां के लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया भर एक है, वसुधा ये पृथ्वी भर एक कुटुंब है। आज वन वर्ल्ड की बात कही जाती है। हमारे यहाँ दुनिया को, वसुधा को, एक दुनिया को एक कुटुंब कह करके कहा के पुकारा था। हमारे यहाँ ये आदर्श था अच्छे लोगों का कि वो दुनिया में, दुनिया भर के लोगों में फर्क नहीं करते। हमारे यहाँ दूसरे मुल्कों से लोग आए, बहुत लोग आए, हमने खुले हाथों उनका स्वागत। हमने उस तरह की नीति कभी अपने इतिहास में नहीं बरती जो हमारे यहाँ के लोगों के साथ दूसरे देशों में आज इस सभ्यता कहलाने वाले समय में बरती गई। हमने इतिहास के पन्ने इसके साक्षी हैं। हमने बाहर से जो लोग आए उनका हमने स्वागत किया, हमने उनकी सहायता की, अपने मुल्क में रहने में मदद की। इंग्लैंड के लोग किस तरह से पहले आए थे, इतिहास की बात। हमारे यहाँ किस तरह से उनको रक्षा मिली, हमारी सहायता मिली, वो भी इतिहास की। हमारा सदा ध्येय, हमारा सदा ध्यान इस बात पर रहा है। आपस में हमारे तफरके हुए हैं, आपस में हमारे यहाँ झगड़े भी हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारा यहाँ का इतिहास इस बात का गवाह है कि हम मनुष्य के अधिकारों की रक्षा करने वाले हैं। हम एक भाई से दूसरे भाई में फर्क करना और राजनीतिक अधिकारों में फर्क करना उचित नहीं समझते। इसमें संदेह नहीं कि हमारे यहाँ भी आपस की कमजोरियां रही हैं और हैं, वो हमारे आंख से ओझल नहीं हो सकती, लेकिन हमें आगे जाना है। हमारा पुराना इतिहास हमें मदद देता है और हमें उस तरफ जाना है जहां हम बराबरी के वसूलों को केवल अपने देश के सामने नहीं
बल्कि संसार के सामने रख। आज यह जो हमारा ऐतिहासिक दिन है, इस दिन अपने पुराने चित्र की तरफ, पुरानी हमारे देश की जो बातें हुई हैं उनकी तरफ ध्यान जाना एक स्वाभाविक बात हो गई। इस समय अपनी लड़ाइयों के कारण और दुनिया की शक्तियों के कारण, दुनिया की शक्तियों की मदद के कारण आज जो हम यहाँ इकट्ठे हैं उसका हमें लाभ उठाना है। हम यहाँ एक विधान बनाने के लिए आए हैं। हमारा विधान हमारे देश को सुखी करने वाला हो, एक एक देशवासी को हम बराबर के अधिकार दें, ये हमारी मंशा है। आपके सामने जो आज प्रस्ताव रखा गया है उसमें बहुत साफ शब्दों में बराबरी की बात कही गई। उसमें अपने देश में एक स्वतंत्र प्रजातंत्र की बात कही गई। देश के टुकड़ों को अलग अलग आजादी देने की बात कही गई। वो उनमें बहुत अंशों में उनको स्वतंत्रता होगी, लेकिन कुल मिलकर के हिंदुस्तान एक हो। और उन कामों में जिनमें कि हमारा एक होना जरूरी है, हम एक रहेंगे। मुख्य चीज ये है रिजोल्यूशन में कि हम हिंदुस्तान को एक आजाद और पूर्ण अधिकारी चीज समझते हैं। हमारा देश एक है, ये इसके भीतर ध्वनि है। और हमारे देश के टुकड़ों में हम अलग अलग स्वाधीनता देंगे, ये भी इसमें साफ। आज जो हमारे सूबे हैं वो आगे को उनकी सूरतें बदली जा सकती हैं, ये भी इसमें साफ। इस तरह के प्रश्न उठे हैं और उठेंगे, उनका भी इसमें अवसर। और हर एक जाति को के साथ हमारा न्याय होगा, हर एक को मिलने का, जुलने का, पूजा का, अपने ढंग से काम करने का अधिकार होगा, ये भी हम इसमें साफ करते हैं। हम ऐसा प्रजातंत्र चाहते हैं। ये कहा गया है कि दो एक भाइयों की तरफ से कुछ आपके सामने परिवर्तन अमेंडमेंट्स आए हैं, जिनमें कि ये सुझाव किया गया है कि इस तरह का प्रस्ताव आज हम न रखें। हम इस प्रस्ताव को उठा रखें उस समय तक जबकि मुस्लिम लीग हमारे बीच आकर के काम कर सके। मैं भी उन लोगों में हूं जिनकी इच्छा है कि मुस्लिम लीग हमारे साथ मिलकर काम करे, लेकिन साथ ही हमको ये भी तो देखना है कि काम करने का कुछ वक्त होता है, कुछ अवसर होता है। आज इस प्रस्ताव को हम टाल दें तो कब आवेगा? आज हम कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग कब आवेगी? हम आज मिले हैं, क्या मिलकर हम कोई बड़ा काम न करें, यूं ही चले जाएं? नहीं, क्या आखिर क्या काम करेंगे? अगर हम कोई अपने सामने सिद्धांत नहीं रखते कि हम इसलिए मिले हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी? क्या ख्याली प्रोसीजर कमेटी रूल्स बना करके और एडवाइजरी कमेटी बना करके हम हट जाएंगे? मैं तो कुछ बहुत समझ नहीं सका कि इस प्रस्ताव को हमारे जो भाई हटाना चाहते हैं और ये आशा और ये हमसे कहते हैं कि आज न रख करके फिर किसी समय रखना, वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मिलने का कारण ही क्या समझते हैं? अगर ऐसा करना था, अगर इस तरह की बात हमें नहीं रखनी थी, तो हमारे आने की जरूरत ही क्या थी? हम चाहते हैं कि मुस्लिम लीग आवे, लेकिन साथ ही साथ हमें जो सूरतें हैं, जो सामने हैं, हमारे जो अवस्था है, जो दशा है, जो वाकयात हैं, उनसे हमें आंख तो नहीं बंद करनी है। मुस्लिम लीग का आज जो व्यवहार है, वो उनकी जो इच्छाएं हैं, आज क्या उन सबको हम पूरी कर सकते हैं? जहां तक मुमकिन है हम उन बातों का ध्यान रखें कि जिनके कारण हम मुस्लिम लीग को गैर जरूरी ठेस न पहुंचाएं। और मैं आपसे कहता हूं कि इस प्रस्ताव में इसका ध्यान रखा गया है। हम में से बहुत से ऐसे हैं जो रेजिडुअरी पावर्स देने के हक में नहीं है।